तो टाइम 9:30 सेट करना है कि 9 बजे रखना है? से तो बात ही नहीं हो रही ना। हाँ जी, सभी से अनुरोध है कि देखो, जो 8 बजे आके बैठे हैं वो 9:30 तक इंतजार करें, ये भी ठीक नहीं। तो सभी से अनुरोध है कि 9 बजे तक हम क्लास में हों। यदि होटल की तरफ से कोई कमी है तो वो बताएं, अपनी तरफ से कोई कमी है तो उसको ठीक किया जाए। हम 9 बजे क्लास में हों, ऐसा कोशिश करें। क्योंकि आज हो गया, 2 दिन हो गया ना, तो 4 दिन अपने पास और बचा। कंटेंट आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत संतोषजनक है ना? तो थोड़ा सा और गहराई कैसे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। चलिए, कल कैसा रहा आपका ग्रुप चर्चा कैसी रही? बढ़िया रहा? तो देखो, ग्रुप चर्चा को बहुत कल में आया दोपहर में, तो बहुत सिंसियरिटी के साथ में चल रही थी, और सभी के लिए जोरदार तालियां। मेरे हिसाब से तो ग्रुप चर्चा 2 बार होने की जरूरत है, एक बार लंच के समय में, एक बार जाने के समय में। पर चूंकि सबके घर हैं और घर की व्यवस्थाएं हैं, तो शाम का अपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोपहर का जब कर रहे हैं तो उसको एक बार 24 घंटे का समराइज हो जाए और सभी कोई अपना शेयर करें। जो प्रश्न आ रहे हैं वो मेरे पास कुछ आए हैं, लगभग जो आपके प्रश्न आएंगे वो अगले दिन में उसका उत्तर आते जाएगा। कुछ बचेगा तो फिर बाद में देखेंगे, है ना? विशेष रूप से कोई प्रश्न ऐसा हो जो बहुत अटक रहा हो, जो आपको परेशान कर रहा हो, तो आप बोल दीजिए, है ना? मेरे को अभी लेने लायक लगेगा तो मैं ले लूँगा। तो कुछ बोलना चाहते हैं? कोई प्रश्न ऐसा हो जो बहुत परेशान कर रहा हो? सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट बालाजी एरावार। सर, एक सवाल कल से मन में आ रहा है। हो। कल हमने जो सूत्र देखा कि स्वीकृति यानी सुख और अस्वीकृति यानी दुख, ऐसा नहीं लगता कि कुछ घटनाएं इस सूत्र के परे भी है? बोल के देखिए। मसलन, उदाहरण, जब गुजरात में भूकंप आया था तो किसने सोचा था कि ऐसा होगा? सब 26 जनवरी की परेड कर रहे थे, उसमें वो भूकंप आया, इतने लोग मर गए, बच्चे मर गए। तो इसको स्वीकृत कैसा करे या अस्वीकृत? नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए ये कहा जा रहा है कि स्वीकृति किसके लिए? तो स्वीकृति व्यवस्था के लिए स्वीकृति है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। तो भूकंप के लिए स्वीकृति नहीं। अब यदि कोई पड़ोसी चाह ही रहा होगा कि इसका मकान गिर जाए और भूकंप में गिर गया, तो उसकी तो स्वीकृति है। तो जिसकी स्वीकृति है उसका तो सुख है उस समय के लिए। तो अभी इसमें सही गलत की बात नहीं हो रही है, उचित अनुचित की बात नहीं हो रही है, सुख की निरंतरता की बात नहीं हो रही है। केवल जिस क्षण स्वीकृति यदि है तो उस क्षण उसके लिए सुख है। इस बात को जांचें। और सभी के लिए स्वीकृति व्यवस्था के लिए होगी कि अव्यवस्था के लिए होगी? नहीं, लेकिन इस घटना में व्यवस्था का प्रश्न कहाँ है? ये तो हमारे व्यवस्था के परे है। तो अव्यवस्था हो गई ना। मन तो लगाओ ठीक से, एडवोकेट आदमी हो। इसका मतलब यह हुआ कि भूकंप व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? अव्यवस्था है। नहीं, मुझे तो ये कहना है कि ये अव्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, ये जो है ये विस मेजर है कि जो बातें अपने बियॉन्ड आवर कंट्रोल। वही कह रहा हूं हाँ, कि चाहे कोई अव्यवस्था, बड़ी से बड़ी अव्यवस्था प्रकृति के कारण हो, मानव के कारण हो, किसी भी कारण से हो, हम व्यवस्था क्या चीज है? बैठिए। देखिए, शरीर व्यवस्थित रहे इसका क्या मतलब है? कि शरीर स्वस्थ रहे। मन व्यवस्थित रहे इसका क्या मतलब है? मन खुश रहे।
परिवार व्यवस्थित रहे इसका क्या मतलब है? परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त रहे। समाज व्यवस्थित है इसका क्या मतलब है? समाज भय मुक्त रहे। प्रकृति व्यवस्थित रहे इसका क्या मतलब है? प्रकृति में संतुलन रहे। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। इससे ज़्यादा जो कुछ भी है, इससे अलग जो कुछ भी है, उसका नाम अव्यवस्था है। तो अव्यवस्था कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो प्रकृति के कारण हो, मानव के कारण हो, अव्यवस्था मानव को स्वीकार नहीं है। तो अव्यवस्था से व्यवस्था के लिए समाधान की चाहना और उसके लिए तत्परता मानव जाति में बना ही रहता है। क्या दिक्कत है बताओ? आपको दिक्कत हो तो बताओ। तो इसका मतलब यह है कि जो बातें हमारे कंट्रोल के बाहर है, द थिंग्स विच आर बियॉन्ड अस, उसको अव्यवस्था कहा जाए अगर वो दुख देती है। और जो व्यवस्था हमारे परे है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लेकिन वो सुख देती है, तो उसको व्यवस्था कहा जाए। एग्जाम्पल लेके आइए। एग्जाम्पल, कभी क्या होता है कि जैसे कोई कुआं खोदता है, तो कुआं खोदता है, उसको पानी नहीं लगता है। कभी क्या होता है कि फिर उसके बाजू कहीं ब्लास्टिंग हो जाती है, तो फिर उसको पानी आ जाता है। तो दीज आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो फिर ठीक है इसको ना? इसको व्यवस्था बोला जाए। देखो, बियॉन्ड आवर कंट्रोल हो कि विद इन आवर कंट्रोल हो, हाँ, कुल मिला के यदि व्यवस्था के अर्थ में है तो वो हमको स्वीकार्य है। व्यवस्था से इतर है, अव्यवस्था है, तो वो हमको अस्वीकार। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई बात अपने कंट्रोल के बाहर है, कंट्रोल का सवाल नहीं है। ये तो आपके मुंह से कुछ बोलते बोलते गलत निकल गया, ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कुछ और हो सकता है। इसका मतलब है कि जो भी व्यवस्था के अर्थ में नहीं है, वो उसका नाम अव्यवस्था है। हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं। कंट्रोल में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो व्यवस्था को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। व्यवस्था को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, शरीर का स्वस्थ रहना व्यवस्था है। जो सभी को स्वीकार है और हमेशा स्वीकार है, इसका नाम व्यवस्था है। ओके, ठीक हो गया? धन्यवाद। जो सभी को स्वीकार है, हमेशा स्वीकार है। सभी को क्या स्वीकार है? स्वस्थ शरीर ही स्वीकार है, स्वस्थ मन ही स्वीकार है, स्वस्थ परिवार ही स्वीकार है, स्वस्थ समाज ही स्वीकार है, प्रकृति ही स्वीकार है। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। सिंपल, यही मानव लक्ष्य है। इसलिए सबके लिए पाप पुण्य सही गलत का एक ही जगह हो गया। हाँ जी, नमस्ते भैया। हाँ, भूकंप सुनामी नेचुरल भी हो सकता है, मानव के कारण भी हो सकता है, मानव के कारण भी हो सकता है। हाँ, भैया, कल आपने कहा कि संबंध में जीना ही जीना होता है, और फिर आपने एक और बात रखी थी कि सुख के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनना है। हाँ, तो दोनों चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग दोनों रही है। चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। निर्भरता और पूरकता दो अलग अलग बातें हैं। डिपेंडेंट होना और इंटरडिपेंडेंट रहना, ये दो अलग अलग बातें। जब हम सुख के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं, तो मिलेगा तो भी कितना मिलेगा? मोमेंटरी ही मिलेगा। चाहे मेरा भाई है, बहन है, पत्नी है, माँ है, दोस्त है, किसी के साथ भी जिया तो उससे मिलने वाला सुख क्षणिक ही है। लेकिन मेरे भीतर जो भूतकाल के पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता चल रही है, उसका क्या होगा? इसका मतलब है कि जब तक मेरा भाव विचार अपने आप में सुखदायी नहीं हो जाएगा पूर्णतया, तब तक मैं दूसरों के साथ भी निर्वाह ठीक से नहीं कर पाऊंगा पूर्णतया। मेरे भीतर कोई भविष्य की चिंता चल रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा आधा ध्यान उस चिंता पे है, आधा ध्यान आपके ऊपर है, मैं कहाँ से निर्वाह करूँगा? इसका मतलब है, सूत्र ये है, स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी। जो इकाई अपने आप में, जो एकक अपने आप में व्यवस्थित है, वही दूसरों के साथ व्यवस्थित आचरण कर सकती है। जो अपने आप में अव्यवस्थित है, वो दूसरों के साथ व्यवस्थित आचरण नहीं करेगी। इसलिए पहला काम है, पंखा अपने में ठीक नहीं है, हमको क्या हवा देगा? लाइट का फ्यूज उड़ा हुआ है, हमको क्या हवा देगा? तो जो इकाई अपने आप में व्यवस्थित नहीं है, हम खुशी नहीं है, हम दूसरे को क्या खुशी देंगे?
है ना। इसलिए हमारा खुश होना, इसलिए सूत्र है सुखी होके करना कि करके सुखी होना। सुखी होके करना मतलब समझ पूर्वक सुखी होना और सुख पूर्वक दूसरों के साथ में जीना। करके सुखी होने का मतलब दूसरों से सुख की अपेक्षा करते रहना, मिलेगा तो भी क्षणिक मिलेगा, नहीं तो भिखारीपना बना रहेगा। तो ये पर्याप्त नहीं है, डिपेंडेंट होना पर्याप्त नहीं है, इंटरडिपेंडेंसी के साथ में जीना उचित है। थैंक यू। बढ़िया। हाँ जी, बोलिए बोलिए, माइक। स्वीकृति सुख है, अस्वीकृति दुख है। तो फिर हम भगवान को मानते हैं तो सुख के लिए, और न मानते हैं तो दुख के लिए, तो वो दोनों भी है ऐसा। मतलब भगवान सभी धर्मों के लिए अलग अलग है, तो वहाँ पे उसको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। आपको उससे सुख भासता होगा तो स्वीकार करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी नहीं की है, दुख भागता है तो नहीं मानेंगे। और किसी अगर एक आध चीज से शुरुआत में सुख है और बाद में उसका अंतिम, जब सुख है तब स्वीकार्य है, जब अंत है दुख है तब अस्वीकार है। मतलब वो परिस्थिति अनुकूल हो। परिस्थिति अनुकूल, जिस क्षण क्षण का हिसाब है इसको जांचें। जिस क्षण सुख उस क्षण स्वीकार्यता, जिस क्षण दुख उस क्षण अस्वीकार्यता, जिस दिन अस्वीकार्यता उस क्षण दुख, जिस क्षण स्वीकार्यता उस क्षण सुख। मतलब इसमें निरंतरता नहीं रहेगी कोई। इसमें मैंने पहले ही कहा, इसमें निरंतरता की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, उचित अनुचित की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। केवल क्रिया को देखें, सुखी होने की क्रिया के मूल में क्या घट रहा है। सुखी होने की क्रिया के मूल में स्वीकृति अस्वीकृति घट रही है। बढ़िया। और बोलिए, और कुछ हो गया? चले आगे, चले चलिए। तो देखिए, हमने फाइनली यहां पहुंचे कि स्वीकृति किसके लिए? स्वीकृति किसके लिए? स्वीकृति व्यवस्था के लिए। इसलिए यह भी समझ में आया, यदि व्यवस्था के लिए स्वीकृति है तो व्यवस्था को समझना होगा। मैं व्यवस्था को समझा हूं तो व्यवस्था में जीना होगा। ये समझने और जीने में क्या अंतर है? थियरी प्रैक्टिकल। मैं गाड़ी को समझता हूं तो मैं गाड़ी रिपेयर कर सकता हूं। मैं मानव को समझता हूं तो संबंध में तृप्ति पूर्वक जी सकता हूं। जीना हो गया, यदि जीना हो गया तो व्यवस्था को समझाना, दूसरे के समझने में सहयोगी होना हो गया। इन तीनों को एक साथ मिला के कहा, इसी का नाम समाधान है। और यहां से निकल के आया, क्या निकल के आया? सुख क्या है? समाधान बराबर सुख है और समस्या बराबर दुख है। ये समाधान बराबर सुख का डेरिवेशन है। व्यवस्था को समझना, जीना, समझाना, इसका नाम समाधान है। तो धीरे धीरे कोई शब्द और खुलते जाएगा। अब तक जब समाधान बोल रहे थे तो आपको एक सेंस आ रहा था। तो गाड़ी की व्यवस्था को समझना, गाड़ी को रिपेयर कर देना और दूसरे को भी गाड़ी रिपेयर करना सिखा देना, इसका नाम समाधान है। शरीर की व्यवस्था को समझना, शरीर को ठीक कर देना, दूसरे को भी ठीक करना सिखा देना, इसका नाम समाधान है। शरीर के बारे समाधान है। मन की व्यवस्था को समझना, अपने मन में प्रसन्न चित्त रहना और अपने परिवार और मित्रों के भी मानसिक व्यवस्था को ठीक करने में सहयोग दे पाना,
इसका नाम मानसिक समाधान है ना। खेती को समझना, खेती करना, दूसरे को खेती सिखा देना, खाना बनाना, दूसरे को भी खाना बनाना सिखा देना। तो हर आयाम में ऐसे ही काम करेगा। जब तक हम कोई काम दूसरे को सिखा नहीं सकते तब तक हम सीखे हैं इसका प्रमाण नहीं है। तो मल्टीप्लाई करना ही प्रमाण है। शाम तक एक पार्टी तो रोज हो ही जाती है। कितना? 1000 रुपये में समोसा कितने का आता है? 10 का? हाँ तो इतने तो आ जाएगा। 270, 250 लोग तो आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएंगे। है समोसे सुख सुख हो ना हो, अगली बार मोबाइल नहीं बजेगा। हाँ जी, बढ़िया, आगे चलें। तो देखिए, अभी चर्चा में निकल के आया कि समाधान बराबर सुख है और समस्या ही दुख है। जिंदगी का केवल इतना ही मतलब है। हमने शुरू में चर्चा किया था कि हम समस्या से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। तो निकल के आया कि नहीं, समाधान का ना होना दुख की पीड़ा है, समाधान का ना होना दुख है। तो जिंदगी में केवल समस्या और समाधान, मानव के लिए सारा सुख दुख समस्या और समाधान को लेके है, इतनी ही बात। तो जिन मामलों में हमारे पास समाधान है उसमें हम आराम में रहते हैं। समाधान पूर्वक जीना ही विश्राम है, यही आराम है जिंदगी में। समाधान का ना होना ही परेशानी है, थकान है, कठिनाई है। हम काम से थकते हैं कि समस्या से थकते हैं? हम काम से, मेहनत से नहीं थकते हैं। हम थकते हैं तो समस्या से थकते हैं। कोई चीज़ हैंडल नहीं हो रही है, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है, वो हमको थकान देता है। तो देखिए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिस पे हमारा ध्यान एक बार चला जाए कि हम क्या अभी तक कर रहे थे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मतलब कुछ कहावतें हैं। क्या क्या कहावतें हैं? बाप रे, इतना दम लगाना पड़ता है। एक है, बोले सुख दुख साथ साथ है। दूसरा, सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे। तीसरा, दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता। चौथा, संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आपका सॉफ्टवेयर 1947 पायरेटेड इन्फेक्टेड है। इस सॉफ्टवेयर को यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल सॉफ्टवेयर से, है ना, डिलीट मार के उसको रीसेट करने की ज़रूरत है। हमारे दुख का कारण हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारे भाव और विचार सॉफ्टवेयर है, शरीर हार्डवेयर है। जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा हार्डवेयर काम करता है। तो अब बताओ, सुख दुख साथ साथ है या सुख की निरंतरता है? दोनों में से एक रहेगा कि दोनों रहेंगे? है? यदि सुख दुख साथ साथ है तो निरंतरता नहीं हो सकती है, और यदि निरंतरता है तो सुख दुख साथ साथ नहीं हो सकता है। दोनों में से एक तो गलत है। फिर बोला सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे। तो घर में जाके बोलना कि मैं तुम्हारे विश्वास से बोर हो गया हूं, अब धोखा दो, है ना।
फिर बोले दुख के बिना सुख का पता नहीं चलेगा। तो पत्नी को बोलना कि अब विश्वास विश्वास से मेरे को, है ना, विश्वास का पता नहीं चल रहा है, तो धोखा दो तो विश्वास का पता चलेगा। और संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। विकास क्यों करना है? संतुष्ट होने के लिए। ऐसा हमारा तमाम सॉफ्टवेयर है। हम ऐसे ही बहुत सारी बातें करते रहते हैं ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं है ना। क्या है, किचन में 2 बर्तन रहते हैं तो खड़कते ही हैं। कभी किचन में जाके देखता है बर्तन उठ उठ के एक दूसरे को कंधा मार रहे हो? आदमी लड़ता है, गाली बर्तन को देता है। जीना खुद को नहीं आता है, गाली बर्तन को देता है। अपने अपने ना जीने को जस्टिफाई करता है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे बीच में हैं। तो अब समझ में आया कि भाई ये कहां से आ रहा है, सुख दुख साथ साथ है। कहां से आ रहा है ये? तो अभी तक हमारा सारा ज्ञान शरीर को, स्वयं को शरीर मान के, जिंदा रहने को जीना मान के, ये कितना आश्चर्यजनक है। मैं कितने साल से इसी बात को बोल रहा हूँ, आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझको उतना ही आश्चर्यजनक लगता है कि संसार में 99.9 लोग शरीर को स्वयं मान के, जिंदा रहने को जीना मान के जी रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता कि IAS हो गए, IIT हो गए, IME हो गया, 10 PhD हो गया, 10,000 करोड़ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी आपके पास नहीं है, आप दुखी रहोगे इसकी निश्चितता है, कितनी भी मनमानी कर लो, जिंदगी माफ नहीं करती है। तो बच्चों से बात करने का तरीका बदल जाएगा। आपको ये करना चाहिए, ये मत करो, नहीं, बोलो जा करके देख ले। ये सुखी होने का तरीका नहीं है। तो ये जो हमारी, यदि हमको सही अर्थों में निश्चितता से जिंदगी का पता चलेगा तो हमारी भाषा में भी निश्चितता आएगी, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो एक बात पता चली कि हम स्वयं को शरीर मानते हैं, जिंदा रहने को जीना मानते हैं, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को सुख मानते हैं। बस खाने मिल गया तो सुख हो गया, सोने मिल गया तो सुख हो गया, मन का गाड़ी मकान मिल गया तो सुख हो गया, एक बार सिंगापुर घूम के आ गए और फोटो छाप दिए, सुख हो गया। बच्चों समान जी रहे हैं हम बड़े लोग, हम कहीं से बड़े नहीं हुए हैं। और बच्चों को डांटते हैं, इसलिए बच्चे भी सुनने तैयार नहीं है। उसको लगता है जो उस बात के लिए तुम हमको डांट रहे हो, तुम भी तो वही कर रहे हो। ऐसा बहुत सारा। तो अब समझ में आया, सुख दुख साथ साथ है। मतलब शरीर के लिए नींद अच्छी आ गई तो आज सुख हो गया, किसी कारण से मच्छर हो गए, नींद नहीं आई, आज दुख हो गया। इतना ही तो है। किसी ने मुस्कुरा के बात कर दिया तो सुख हो गया। वो बेचारा घर से लड़के आया था, उसने उसको आप पे उसका ध्यान नहीं गया, आज उसने नमस्ते नहीं किया। हम कटोरा लेके घूम रहे, है ना, सम्मान का कटोरा, दे दे मेरे कपड़े के नाम पे दे दे, है ना, अब तो मेरी PhD हो गई, अब तो दे दे, अब तो पद मिल गया, अब तो सरकारी नौकरी लग गई, है ना, अब तो मेरी शक्ल के नाम पे दे दे, है ना। ये हालत बहुत खराब है। देख लो, करो कोई अच्छे काम, नहीं चलेगा ऐसे। उसने मेरे से बात नहीं की, उसने मेरे से ठीक से बात नहीं की, उसने नमस्ते नहीं किया। कोई शादी बिना झगड़े के होती नहीं। एक दो को नाराज उसमें रोना गाना करना ही है। ये शादी के लिए क्या बोलते हैं, सगुन, सगुन बोलते हैं। हाँ, ये शगुन है कि एक लड़ाई नहीं हो तो शादी कैसे। सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे, तो मिठाई मीठा खाते हैं तो बोर हो जाते हैं, नमकीन नमकीन खाते हैं तो बोर हो जाते हैं, ठंडी लंबी चल जाती है तो फिर लगता है गर्मी आ जाए, गर्मी चलती है तो लगता है सर्दी आ जाए।
ठीक है, भौतिक चीजें परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनशील बनी रहेंगी। तो हमारा सारा सुख दुख कहाँ, सुख दुख की हमारी सारी मान्यताएं कहाँ से आ रही हैं? शरीर से। शरीर का सुख, जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, उसकी औकात नहीं है कि वो सुख है। शरीर का सुख सुख नहीं है, इसको धीरे से समझेंगे। फिर क्या बोला? दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है। तो गर्मी के बिना, है ना, पैसे की कमी रहती है तो आप पैसे की इंपॉर्टेंस कर पाते हो। कोई चीज़ की कमी की वजह से आप उसकी इंपॉर्टेंस करते हो। तो फिर इसलिए हम कह रहे हैं कि दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है। गर्मी लगती है तो फिर एसी का पता चलता है कि एसी की वैल्यू क्या है या कूलर की वैल्यू क्या है। ऐसे ही संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा, ये आपके वाला है। मोटिवेशन जो है नेगेटिव है। पूर्णता के लिए मोटिवेशन होगा कि असंतुष्टि से मोटिवेशन होगा? पूर्णता के लिए मोटिवेशन होगा। पूर्णता के लिए मोटिवेशन यूनिवर्सल मोटिवेशन है, वो एग्जिस्टेंशियल मोटिवेशन है, वो सभी के लिए है, हमेशा है। नहीं तो आपके मोटिवेशन के लिए कुछ लोग को असफल रहना पड़ेगा। एक क्लास में सारे लोग के 100 में से 100 आते हैं, अब मैं कहाँ से असंतुष्ट हूँ? तो आपकी समाज सेवा के लिए कुछ लोग को गरीब रहना पड़ेगा, तब आपका शौक पूरा होगा समाज सेवा का। तो ऐसे सब हमारा उल्टा पुल्टा कार्यक्रम है। तो यहाँ से ये क्लैरिटी बनी, क्या समझ में आ गया? क्या गलती आ गई सुख की परिभाषा को लेके? सुख की परिभाषा को लेके क्या समझ में आया? सुख की परिभाषा क्या है? समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। हम उसको कहाँ रखे हुए थे? शरीर पे। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता। तो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख नहीं है। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर को बनाए रखने का मैकेनिज्म है। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता का मतलब है कि यदि ठंड लग रही है तो ये शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। शरीर ये सुख दुख नहीं है। देखो, इंद्रियों में सुख ना होता तो क्या होता? तो एक तो तरीका ये है कि मानव में जागृति आ जाती, मानव को पता होता कि मेरे सुखी होने के लिए शरीर साधन है, तो वो संतानोत्पत्ति के लिए जाता। लेकिन ये जागृति आएगी तब ना। जागृति के बिना भी ये संसार का काम चलता रहे, ये इंद्रियों की महिमा है। तो इंद्रियों में सुख है इसलिए ये हॉल भरा हुआ है। इंद्रियों में सुख है इसलिए हम शरीर को बनाए रखते हैं। इंद्रियों में सुख है इसलिए मोहवश एक दूसरे की सेवा करते हैं। इंद्रियों में सुख है इसलिए लाभ कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो ये प्रकृति का विधान है, इंद्रियों की महिमा है कि इंद्रियों में सुख के कारण हमारा सुख से परिचय होता है। इंद्रियों में सुख ना होता तो सुख से परिचय ही ना होता, वो मोटिवेशन का जगह ही हमारे पास ना होता। इंद्रियों में सुख ना होता तो हमको काम की प्रेरणा नहीं होती। काम की प्रेरणा नहीं होती तो ये संसारी, चाहे पशु है चाहे मानव है, प्रजनन क्रिया ही नहीं चलती। इंद्रियों में सुख ना होता तो ये मोह ना होता। मोह ना होता तो हम परिवार की इतना झेल के भी परिवार की सेवा ना करते, है ना। फिर जब संबंध ही ना होता तो छोड़ के भाग जाते। इंद्रियों में सुख ना होता तो हमारे अंदर लोभ की मानसिकता नहीं होती। लोभ नहीं होता तो 18 घंटे मेहनत नहीं करते, दूसरे लोगों के लिए रोजगार नहीं निकलता। तो पुराने शरीर बने रहें, नए शरीर बनते रहें, ये इंद्रियों की महिमा है। सुख से परिचय हो जाए, ये इंद्रियों की महिमा है। और इंद्रियों को संवेदना कहा गया। संवेदना का मतलब क्या है? वेदना। वेदना मतलब पीड़ा। क्या पीड़ा? ऐसी पीड़ा जो अपने आप में पूर्ण नहीं है। इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है। सुख से परिचय तो करा दिया लेकिन निरंतरता नहीं है, इसी बात की पीड़ा है। ये पीड़ा, ये वेदना संवेदना है, पूर्णता के अर्थ में है। ये पूर्णता की ओर इशारा है कि यहाँ सुख नहीं है, कहीं और जाओ। इंद्रियों से सुखी नहीं होते हैं, ज्ञान पूर्वक सुखी होते हैं। ज्ञान पूर्वक हम समाधान के साथ होते हैं, इसलिए ज्ञान पूर्वक सुखी होने की ओर जाओ। इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है। क्या ध्यान चला गया? क्या ध्यान चला गया?
एक तो ये ध्यान चला गया कि समाधान बराबर सुख है, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता सुख नहीं है, ये ध्यान चला गया। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर को बनाए रखने का मैकेनिज्म है। देखो, मीठा हमको अच्छा लगता है, कड़वा हमको खराब लगता है, क्योंकि कड़वा चीज जहर होती है, एक मात्रा से अधिक कड़वा खाना शरीर के लिए जहर होता है। तो जो शरीर को बनाए रखने के लिए उचित है वो हमको स्वादिष्ट लगता है। तो पूरी प्रकृति को देखेंगे तो सारा डिजाइन ऐसे ही बना है, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे सुखी होने के लिए नहीं है। अच्छा लगने की दुनिया, पुराने शरीर बने रहें नए शरीर बनते रहें, उसका पर्पस इतना है। वो पुराने शरीर बनाए रखने के लिए, नए शरीर बनाते रहने के लिए हमारे लिए मोटिवेशन है, पेमेंट है नेचर की ओर से। इतना काम कर रहे हो उसका पेमेंट तुमको मिलेगा। तो क्षणिक सुख के रूप में शरीर को बनाए रखते हैं, है ना। ठंडी लगती है तो उसको कपड़ा देते हैं, गर्मी लगती है तो उसको कूलर देते हैं, एसी देते हैं। तो ये क्या चीज है? ये सारा सुख दुख जो जुड़ा हुआ है, इसका पर्पस क्या है? शरीर को बनाए रखना। मेरा सुख नहीं है ये। समझ में आया? आया तो बोलो, बोलो, बोल के बताओ। कौन बोल के बताएगा? कौन बोल के बताएगा? माइक आगे, हाथ थोड़ा जोर से खड़ा कीजिए। हाँ जी। शरीर के सुख में अगर कुछ सुबह मुझे या दोपहर कभी भी मीठा खाने की इच्छा होती है तो हम मीठा खाते हैं। हाँ। पर उस क्षण के लिए वो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, मेरी हाँ। जीवा को बड़ा प्यारा लगता है। हाँ, बट जीवा को नहीं, मुझी को प्यारा लगता है। हाँ। जीवा माध्यम है। जीवा 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 माध्यम है, ओके, प्यारा माध्यम। मुझी को लगता है। राइट। जीवा का कुछ नहीं है, ध्यान नहीं है जीवा पे, कुछ भी रखो जीवा को कुछ पता नहीं चलता। तो वो स्वादिष्ट लगता है। हाँ, स्वादिष्ट but लगता वो है। क्षणिक है थोड़ा सा। हाँ, ये अरे स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ये शरीर की डिमांड है मीठा, इसलिए शरीर को बनाए रखने के लिए है, और मेरे को पता चलने के लिए है कि ये शरीर को कैसे बनाए रखना है। वो अच्छा लगना, मीठा खाने से अच्छा लगना शरीर के लिए पोषण है, वो शरीर को बनाए रखने के लिए है। वो मेरी सुख की निरंतरता को पूरा कर सके ये उसकी औकात नहीं है। नहीं है। तो मेरे सुखी होने के अर्थ में ये मीठा अच्छा लगना नहीं है, नहीं है। ये मीठे का अच्छा लगना शरीर को बनाए रखने की सीमा में है। बस। और मैं ये, और शरीर किसकी जरूरत है? घोड़ा किसने पाला? मैंने पाला। तो मैंने घोड़ा पाला, तो मेरा घोड़ा ठीक ठाक है कि नहीं है तो मुझको पता चलता रहे। Yes. इसके लिए वो अच्छा लगने का मैकेनिज्म है। राइट। मेरा घोड़ा स्वस्थ रहेगा, मेरे घोड़े का पेट भर गया है तो मेरे को पता चले कि नहीं चले? बराबर पता चला। मेरा घोड़ा क्या चाहता है? तो घोड़े को बुखार आ गया है तो मेरे को पता चलता है कि घोड़े को बुखार आ गया है, तो अब घोड़े का क्या करना है? तो घोड़े को संभाल के रखना मेरी आवश्यकता है, इसलिए ये सिग्नल्स मेरे को मिलते हैं, है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से। कितने अच्छी बात है कि नाक यहीं है, नाक पीछे लगा देते तो क्या होता? पहले खाना पीछे लेके जाते, फिर सुगंध, फिर ऐसे लेके आते, सुगंध, है ना। अब ऐसे ही खाना मुंह में आता है तुरंत सड़ा हुआ। सेटिंग देखो सारी कैसी। हाँ। हाँ, तो ये सारी सेटिंग इस बात की है कि शरीर एक महत्वपूर्ण मशीन है, इस मशीन को बनाए रखना मेरी आवश्यकता है। मैंने मेरे लक्ष्य के लिए, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, उस लक्ष्य के लिए मेरा समाधानित होना जरूरी है, समझण के साथ होना जरूरी है। उस समझने के लिए शरीर मेरा साधन है, इस साधन को बनाए रखने के लिए मेरे को सिग्नल्स आते हैं। ये सिग्नल्स शरीर को बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं, और मेरा इंटरेस्ट इसमें बना रहे तो वो अच्छा लगने वाला भाग उसमें जुड़ा हुआ है। नहीं तो मेरा इंटरेस्ट ही क्यों आएगा, मैं क्यों ध्यान दूंगा? खाना खाने में मजा नहीं आए तो मैं क्यों शरीर को खाना खिलाऊंगा? शरीर मर जाएगा।
तो इसका मतलब है इंद्रियों में जो सुख है, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, वो शरीर को बनाए रखने के लिए उपयोगी सूचनाएं हैं, है ना। ये मेरे लिए नहीं है, उससे मैं सुख की निरंतरता पा जाऊंगा, ये उसकी नहीं है। औकात नहीं है। ऐसा ध्यान में आ जाए तो दुनिया बदलेगी। थैंक हाँ जी, बढ़िया है। किसको समझ में आया? कौन बोलेगा? हाँ, ये अब ये गड़बड़ हो गया। हाँ, धीरे से पकड़ेंगे। आज उधर ही जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, आना ही चाहिए। सवाल वही था कि मैं और शरीर अलग हो गया, क्योंकि बहुत बार हम डॉक्टर हूँ तो ये क्वेश्चन आ गया। हाँ तो शरीर की इच्छाएं हाँ, और शरीर की जरूर कोई इच्छा नहीं होती नहीं है। होती। शरीर की कोई इच्छा नहीं होती है, शरीर कुछ चाहता नहीं है, शरीर कुछ बोलता नहीं है, शरीर बिल्कुल बायोलॉजिकल है। शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है, कोशिकाओं से मिलके बना पेड़ पौधा भी जवान होता है, पेड़ पौधे पे फल आता है, पेड़ पौधा बूढ़ा होता है, पेड़ पौधा मर जाता है, शरीर का भी जन्म होता है, शरीर भी जवान होता है, फिर नए बच्चे पैदा करता है, एक दिन शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मर जाता है। शरीर कुछ चाहता नहीं है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा शरीर का उपयोग करता हूँ। अभी मन होगा पंखे से लटका दूंगा, मेरी चॉइस है इसमें दारू डालूं, मेरी चॉइस है इसमें अमृत डालूं, मेरी चॉइस है मैं इसका मेरी चॉइस है मैं इससे क्या बोलूं। शरीर कुछ बोलता नहीं है, मैं ही बोलता हूँ। मुझको ही पता है क्या बोलना है, ये ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, मैं इसको 6 दिन में कहाँ लेके जाऊँगा, ये मैं तय करता हूँ। मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, मेरा कॉन्शियसनेस है, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, शरीर साधन है, आवश्यकता अनुसार उपयोग करता हूँ। पर एक बीमार शरीर है हाँ तो उसका मन उसको, अगर जैसे डायबिटिक पेशेंट है हाँ तो उसका मन मीठा खाने को करता है, हाँ, क्योंकि वो शरीर की आवश्यकता है। पर उसको डायबिटिक है। हाँ, पर उसको डायबिटिक है, ये मुझको पता है कि अभी इस साधन को, कुछ लोग कहते हैं यार मरना ही तो है, 2 साल पहले मर जाऊंगा, खा पी के मरूंगा। ऐसे भी लोग गांव में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। डॉक्टर की कुछ नहीं सुनते, जो उनको ठीक लगता है वही करते हैं, और वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं। ज़्यादा अच्छे चल। कई बार ये भी देखा गया, विपरीत इच्छा। वो गांव में ना ज़्यादा कुछ तो पहले बनता नहीं था, वो शादियों में आलू की सब्जी और पूड़ी। तो मैंने अपने गांव में देखा कुछ लोग, बुजुर्गों को आलू की सब्जी और पूड़ी का बड़ा शौक रहता है। आलू की तरी वाली सब्जी और बढ़िया पूड़ी गर्मा गर्म, ठीक। अब बोले डॉक्टर मना कर रखा है, बोले छोड़ डॉक्टर को, 1 साल पहले ही तो जाऊंगा, खा पी के तो जाऊं, और नहीं तो मैं पता चला गया ऊपर उसी 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 प्यास में, उसी उसी खाने के लालच में मैं जीवन रूप में भी, आत्मा में भी तड़पता रहा। तो ऐसा भी लोगों को देखने मिलता है। तो कुल मिला के संयम कहाँ पे है? संयम कौन करता है? मैं करता हूँ। किसी का संयम कमजोर है, किसी का संयम बहुत मजबूत है। कोई बिल्कुल नियम को पाल लेता है, कोई लूज चलता है, कोई नहीं पालता है। नहीं पालने वाला कल पूरी तरह से पाल लेता है, कोई पूरी तरह से पालने वाला कल पूरी तरह से छोड़ देता है। शाकाहारी कब मांसाहारी हो जाए, मांसाहारी कब शाकाहारी हो जाए, दोस्त कब दुश्मनी में बदल जाए, कौन क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। सॉफ्टवेयर जैसा मुड़ गया वैसा कहानी मुड़ जाती। मानव केवल ब्रेन होता तो सास बहू का इंजेक्शन अलग होता, देरानी जेठानी का इंजेक्शन अलग होता, है ना। यदि केवल ब्रेन ही शरीर को चलाता तो लिक्विड का प्रभाव लिक्विड पे ज़्यादा ही होगा लॉजिकली। यदि ब्रेन केवल शरीर को चलाएगा तो लिक्विड का प्रभाव नेचुरली ज़्यादा होगा। मानव पे लिक्विड का प्रभाव ज़्यादा है कि विचार का प्रभाव ज़्यादा है? विचार का प्रभाव ज़्यादा है। इसका मतलब है उस विचार को सुनने वाली कोई चीज़ उधर बैठी है। ये विचार वो चीज़ है जो आधा घंटे में किसी को सन्यासी बना दे, आधा घंटे में सन्यासी को गृहस्थ बना दे। हमने होते हुए देखा है। 12-12 साल पुराने सन्यासी शिविरों में आए, उसके बाद उन्होंने शादियां कर ली। ऐसा भी होते हुए देखा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा उसका विचार घूम गया वैसा वो घूम गया। तो धीरे से आज थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेंगे
कि मैं और शरीर दो अलग अलग रियलिटी है, इस रियलिटी को हम कैसे समझें, उस पर धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हाँ जी, फिर से एक बार सभी एक साथ। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता। इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर को बनाए रखने के अर्थ में है, ये मेरे सुख की निरंतरता के अर्थ में नहीं है। सर मेरा एक प्रश्न यहाँ आके फिर ये सारी चीज़ों पे बहुत खुल के बात कर पाएंगे, गेज पे, लेस्बियंस पे, सब पे, और किसी पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। केवल सोचने के लिए मटेरियल आपको मिलेगा और आप ठीक से सोच पाओगे, तय आप करोगे क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन वो सोचने का आधार क्या होगा वो हमको मिलेगा। बोलो। हमें पता है कि जंक फूड अच्छा नहीं होता, लेकिन तभी भी हम क्यों खाते हैं फिर? इसलिए खाते हैं क्योंकि उससे कोई बड़े सुख का पता नहीं होता है। गरीबी में जब आदमी होता है ना तो छोटी छोटी चीज़ों में ही काम चलाता है। जब रईसी आ जाती है, जब उसके पास अनेक रास्ते खुल जाते हैं, तो मैं एक सच्चाई हूँ और मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। अब कितना जंक फूड खा के हमेशा खुश रह सकते हो? उसकी औकात है? जब तक जीभ पे रहता है वो भी थोड़ी देर ना, जीभ पे भी दिन भर रख लोगे वो भी हैसियत नहीं है। जीभ पे भी स्वाद देता है, वो भी जीभ पे दिन भर वही रखोगे तो उस उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि उसकी औकात कितनी छोटी सी है। तो ये समझ में आया कि ये मेरे को हमेशा सुख नहीं रखेगा, लेकिन मेरे पास हमेशा वाली कोई चीज़ है नहीं। तो अभी जंक फूड खा लूँ, अभी थोड़ा घूम के आ जाऊँ, थोड़ा टीवी देख लूँ, थोड़ा मोबाइल देख लूँ, थोड़ा किससे बात कर लूँ, ऐसे छपाक 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 हम चीज़ों को बदलते रहते हैं। मतलब बड़ा सुख नहीं तो छोटे छोटे सुख छोटे छोटे सुख जोड़ के बड़ा सुख होता नहीं है। कितने भी सारे संसार के छोटे सुख जोड़ लो, ये जोड़ के बड़ा होता नहीं है। इसी का नाम बोरियत है, इसी का नाम डिप्रेशन है, इसी का नाम रिएक्शन है, इसी का नाम सारी वैरायटी क्वांटिटी, इसी का नाम पूरी दुनिया में जितनी भी गड़बड़ हुआ है वो इसी का नाम है। बीमार रहते हुए कोई सुख को प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल, एकदम प्राप्त कर सकता है। सुख को प्राप्त करने का मतलब है कि भी बीमार है, शरीर ही सुनने की स्थिति में नहीं है, तो उसके साथ संवाद कैसे होगा। पर अब दूसरी बात कह सकते हैं, एक सुखी आदमी बीमारी में भी सुखी रह सकता है। वही तो बात, ये संभव है। इसका मतलब से शरीर से ऊपर कुछ है? अरे शरीर से ऊपर ही कुछ है जो बोल रहा है, ये जो माइक से बोल रहा है ये वही है। माने बीमारी रहते हुए भी सुख को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो फिर क्या मानव की महिमा। हाँ, ये ठीक है, अभी हमारी वो स्थिति नहीं है, इसलिए हम वैसा नहीं कर पाते। लेकिन ये संभव है। कल शरीर नहीं रहेगा, ये भी सच्चाई है। जी बिल्कुल। मैं हूं, ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल, तब उसको देखते हैं। ठीक। हाँ जी, आगे बढ़े। आपके शिविर में मैंने जीना क्या है और जिंदा रहना क्या है ये समझ लिया है। थोड़ा माइक ऐसे। हेलो। हाँ। आपके शिविर में मैं जिंदा हूँ और मैं जीना क्या चाहता हूँ ये मैं समझ चुका हूँ। बहुत बढ़िया। और जैसे जिंदा रहना यानी इंद्रियों का सुख, मान सम्मान, धन, ये सब जिंदा रहने की प्रक्रिया है। और सुख यह है, जीना रहना यानी सभी चीज़ों से मतलब ये करना है। उसमें मैं परिवार के साथ में, थोड़ा माइक। अब परिवार के साथ में रहते वक्त सबसे पहली बार आपने जो लिखा है, मानना, छोड़ना, उपदेश, ये करो वो करो, ये करो मत करो और चाहिए, ये चीज़ों को अगर मैंने अपने आप में कंट्रोल कर लिया तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी तो क्या होंगे, लेकिन कम से कम जो नेगेटिविटी वाला पार्ट है वो तो खत्म हो जाएगा। खलास हो जाएगा। ये सबसे पहले दिन जो आपने कोई लिखा मेरे है, से बुरा मान गया, मैं किससे बुरा मान गया, ये जो लगातार जो घर में चलता रहता है, ये मानना है यानी मैं किसी की भी बात इतनी बगैर सोचे समझे मान लूं, ठीक बात है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि बिना सोचे समझे मान लें। रिएक्शन नहीं दूं, मान हाँ। लिया ठीक बात है, वो बोला ठीक बात है। हाँ, छोड़ना है, जो भी
बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, वो मैंने विचार हाँ। नहीं किया, सोचना सोच छोड़ दिया। इस टाइप का जो प्रक्रिया है, काफी कुछ उसमें आराम मिल जाएगा। पहले दिन का ये जो 5 जो सेंटेंस आपने चीज लिखी, हाँ। वो अगर मैं अच्छी तरह समझ लिया तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत तो हो जाएगी। देखिए, पीछे एक माइक दे दीजिए, तब तक मैं बोलता हूँ। देखिए, मैं, चलो पहले आप बोल दीजिए फिर मैं बोलता हूँ। पीछे माइक दीजिए, पीछे पीछे। अच्छा, आप बोलिए बोलिए। हाँ सर, जैसे उन्होंने बोला कि बीमारी में भी सुख ढूंढना, इसका एग्जाम्पल मेरे घर पे है। मेरे बेटे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज है, जो 4 कदम चलने के लिए उसका जूझता है वो, लेकिन वो हर बार सुख ढूंढता है। जैसे मुझसे बात करके, मैं उसके पापा से बात करके, हर सेक्टर में वो सुख ढूंढता है। जैसे कल की बात है, कल का सेशन मैं उसके पापा के साथ डिस्कस कर रही थी। आपका जो टंकी वाला एग्जाम्पल है, मैंने उसको उसके साथ शेयर किया, तो उसने मुझे तब नहीं समझा कि उसको क्या समझा, लेकिन जब आज सेशन के लिए निकली तब उसने मुझे ये बोला कि मम्मी आज जाके आओ, आज क्या नया सीखने को मिलेगा वो मुझे आप घर पे आके बताना। तो वो दैट इज़ द सुख है 7 स्टैंडर्ड का, लेकिन हर छोटी बात में अपना सुख ढूंढता है। तो मुझे ये नहीं लगता कि बीमारी में भी इंसान सुख नहीं ढूंढ पाता। वो माइंड सेट होना ज़रूरी है कि वो अपना सुख कहाँ ढूंढता है। थैंक यू। जी, पीछे। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रश्मि भांडवरिया है। जैसा आपने बोला कि छोटे छोटे सुख से बड़ा सुख नहीं मिलता है, राइट? अगर मेरा बर्थडे आज है और मुझे विश नहीं किया और कल मुझे गिफ्ट दिया गया, तो उसमें मैं कैसे सुख ढूंढूंगी अपना? हाँ, और विश कर भी दिया तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो सर एक ये एक्सपेक्टेशन, मैं ये कह रहा हूँ कि विश कर भी, इतने साल से विश ही तो कर रहे, इतने साल से क्या निकल गया उससे, है ना? वो 2 मिनट के लिए अच्छा लगता है, फिर वहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी छोटा छोटा जोड़ के जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इसलिए ये बात समझने की है कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। तुमको वही आदमी 4 बार के बाद 20 बार विश कर दे तो वही तुमको लगेगा यार ये मेरे को उड़ा रहा है क्या, है ना? बोलते हैं ना, आज सुबह से मैं ही मिली हूं क्या। तो इसका मतलब है कि ये इससे कुछ बहुत फर्क पड़ नहीं जाता है, किसी ने विश किया नहीं किया, बर्थडे मनाया नहीं बनाया। बर्थडे, असली बर्थडे वो है, देखो भारत में एक द्विज शब्द आता है। द्विज का मतलब है 2 बार जन्म। एक बार जन्म वो है जो बायोलॉजिकल है, जो शरीर का जन्म हुआ है। शरीर का जन्म मेरा जन्म नहीं है। कोई दिन मेरा जन्म हो जाता है। मेरा जन्म का मतलब है कि मेरे को अपने जीने का पर्पस मिल जाता है। जिस दिन से मेरे को अपने जीने का पर्पस मिल जाता है, उस दिन से मेरी दिवाली शुरू हो जाती है। थैंक यू। तो ये केक खा के खुश होने वाले नहीं हो। नहीं सर, मिस इसका मतलब किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखना, राइट? एक्सपेक्टेशंस रखना, पूरी ना होने से परेशान नहीं होना। ओके, इतना भी कर सकते एवरीथिंग हैं। डिपेंड्स ऑन द आवर माइंडसेट। भाई सामने वाले का मनस्थिति नहीं है, वो अपने घर में झगड़ा होकर के आया है, वो खुद अपनी किसी परेशानी से परेशान है। आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो मेरे को बर्थडे विश नहीं किया। अरे उसकी तो बेचारे की वैसी हालत खराब है, वो क्या आपको बर्थडे विश करेगा? तो यदि ऐसे में ये समझ पाना कि सामने वाला मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, आज उसका मन अपने में ही कोई चीज़ से दुखी है, इसलिए मेरे को विश नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं ही अपने आप को 4 बार और कर लेता हूं। तो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दें कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रहे। चलिए बैठिए। देखिए, मेरे को लगता है कि यहाँ जो बाबूजी ने कहा उस पे वो ध्यान देने लायक बातें हैं। मैं उसको दूसरे ढंग से कहना चाहूँगा। आपने एक संदर्भ उठा दिया तो उस चक्कर में कुछ अच्छी चीज़ निकल आएगी। देखो, अभी ये चर्चा हुई, कल से चर्चा हो रही है कि स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख। तो ये समझ में आ गया कि मेरा सारा सुख दुख मेरी स्वीकृति अस्वीकृति के साथ है। अब
दो तरह की अस्वीकृतियां हैं। एक तरह की अस्वीकृति ऐसी है जो मैनेजेबल है, एक तरह की स्वीकृति है जो अव्यवस्थाई है, जो स्वीकार्य नहीं है। जैसे सब्जी में नमक कम ज्यादा हो गया, इससे कौन सा प्राण संकट आने वाला है? एक आदमी उसी पे इतना इरिटेट हो सकता है और अपशब्द बोल सकता है कि घर का माहौल खराब हो जाएगा। खाना आधा घंटा देर से बना, मेरी पसंद का कपड़ा धुला हुआ नहीं था, मेरी पसंद का कपड़ा प्रेस हुआ नहीं था, मेरे को किसी के कारण, पत्नी के कारण घर से निकलने में 10 मिनट लेट हो गया। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो घर में सुबह से लेकर शाम तक घटती हैं, जिसमें परेशान होने का कोई उतना बड़ा कारण नहीं था, क्योंकि आप मानसिक रूप से पहले से दिवालिया हो, आपके पास ज़्यादा पूंजी है ही नहीं, छोटे से झटके में भी आप परेशान हो जाते हो। जैसे जैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एक बहुत, मेरे को लगता है कि व्यावहारिक फॉर्मूला काम आता है, कुछ भी घट जाए कोई बात नहीं। ऐसा बोल के देखो, कुछ भी घट जाए कोई बात नहीं, तुरंत आप नॉर्मल हो जाते हो। तो ऐसी 95% सिचुएशन है परिवार में जिसमें कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। कोई बात नहीं बोलते ही आप नॉर्मल हो जाते हो। आपकी स्वीकृति, आपने इससे क्या कर दिया? आपकी स्वीकृति को, अस्वीकृति को स्वीकार्य मोड में ले आए। भाई 10 मिनट लेट हो गया कोई बात नहीं, ग्लास टूट गया कोई बात नहीं। अब ग्लास तो टूट गया, संबंध तो ना तोड़ा जाए, है ना? कोई नुकसान हो गया बच्चे से कोई बात नहीं। आप उसको, आप जिसने गलती किया, जिससे नुकसान हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास होने का मौका दिया जाए। उसको अपनी गलती का एहसास होगा तो वो अपनी गलती ठीक करेगा। उसने ग्लास तोड़ा, हमने कान तोड़ दिया, उसने ग्लास तोड़ा, हमने संबंध तोड़ दिया, उसका ध्यान अब ग्लास पे जाएगा कि संबंध पे जाएगा? संबंध पे जाएगा। तो नुकसान तो ज्यादा बड़ा हमने किया, गलती ज्यादा बड़ी हमने की। तो ऐसा आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई बड़ा सुख नहीं है। जब मेरे पास जागृति रूपी सुख होता है, जब मेरे पास मेरे भाव और विचार की दुनिया सुखदायी हो रही है और ये और सुखदायी हो जाएगी और मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ होता हूँ। तो मैं दूसरे की गलतियों को गलतियों के रूप में ना देख के क्या देखता हूँ? कोई बड़ा करने की क्षमता के रूप में देखता हूँ। बचपन में छोटी गलतियां करने दिया जाए तो बड़ा होके वो बड़ी गलतियों से बच जाएगा। हम बच्चों को जीने की जगह नहीं दे रहे हैं, उसमें घुस के सारे निर्णय उसके हम ही ले रहे हैं, है ना? क्योंकि शायद हम अपना बचपन नहीं जी पाए थे, हम बच्चों का बचपन हम ही जीना चाह रहे हैं। तो हम बच्चों की जिंदगी में क्योंकि संवाद करना हमको आता नहीं है, हमको यही कहना आता है कि ये करो, ये मत करो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। हमको आदेश पास करना आता है, संवाद करना नहीं आता है। क्योंकि संवाद करने के लिए हमको मानव की समझ होना होगा, मानव की समझ हमारे पास नहीं है तो हम संवाद नहीं करते। तो क्या निकल के आया? तमाम घर में ऐसा बहुत कुछ घट रहा है जिसको लेके कोई ना कोई हाइपर हो जाता है, जबकि उसमें हाइपर होने की आवश्यकता नहीं थी। खाना आधा घंटे बाद खा लेंगे, नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, पानी डाल लो या कुछ और खा लो, है ना? नमक ज़्यादा हो गया, इसके लिए संबंध खराब कर देंगे, ये ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया। तो परिवार में भौतिक चीज़ों के लिए हम संबंध खराब कर रहे होते हैं, छोटी चीज़ के लिए बड़ी चीज़ को गंवा रहे होते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या घटती हुई दिखाई देती है कि बढ़ती हुई दिखाई देती है। इससे ये पता चलता है कि आपने ज़िंदगी में क्या किया है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आप अकेले हो गए हो। हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम दुखद बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। दुखद बुढ़ापा है तो ये आपका अपना कमाया हुआ है,
दूसरों को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आपका बिहेवियर ऐसा है कि कोई आपसे बात करना नहीं चाहता है, आपका बिहेवियर ऐसा है कोई आपके साथ उठना बैठना नहीं चाहता है, तो बुजुर्गों के दुखद बुढ़ापे के लिए बुजुर्ग भी जिम्मेदार हैं। ठीक? यदि एक बुढ़ापा सुखद होगा, समाधान से भरा हुआ होगा, प्यार से भरा हुआ होगा। एक छोटी बच्ची जिसने कभी शिविर के दौरान बोला, अंकल अंकल मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है। मैंने पूछ दिया क्यों आता है, तो वो कहती है जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे को लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ। क्योंकि हमारे घर में गुस्सा करने का अधिकार किसको है? बड़ों को। तो और बड़े वो नहीं हैं जो गुस्सा करते हैं, बड़े वो हैं जो श्रेष्ठ आचरण के साथ जीते हैं, स्नेहपूर्वक सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो हम बड़े हैं कि भड़ास से भरे हुए हैं, ये हमको सोचना होगा। बढ़िया, समझ में आया? आया तो बताओ। हाँ, लेकिन रिएक्शन तो हम सोच के ही कर सकते हैं। हाँ, तो जितना जितना अपने में सजग हो जाएंगे तो एक्शन और रिएक्शन दोनों कंट्रोल। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब ही है कि आपका एक्शन रिएक्शन दोनों पे कंट्रोल है। जैसे घटना हुआ कि सब्जी में नमक कम हो गया, हाँ, तो उस पर रिएक्शन हम जो देते हैं वही सब कुछ गड़बड़ करता हाँ, वही है। एक्शन तो हो ही सकता है इस तरह का, हाँ, जो ठीक है, कंट्रोल में भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। या थोड़ा बहुत और control 10 में। बार सब्जी अच्छी बनी थी तब तो नहीं बोला था कभी अच्छी नहीं बनी थी। ये क्योंकि हमारे को हमारे अंदर ये आ गया कि दूसरे की गलती बताना ही हमारा बड़प्पन है। अच्छा लगता है, अपने आप को बड़ा दूसरे को समझना है। डोमिनेट करना, दूसरे की गलती बताना, दूसरे को छोटा साबित करना, ये हमारा बड़प्पन है। जबकि ये बड़प्पन नहीं है, ये हमारा छोटापन है। क्या हाल है? तो दो दवाई बहुत पावरफुल है व्यवहारिक जीवन में। ये समाधान नहीं है, ये टोटका टाइप है, जुगाड़ है। क्या? कुछ भी हो जाए कोई बात, ये बहुत पावरफुल है। सामने वाले से कुछ भी गलती हो जाए, वो नहीं था 3 इडियट, वो हंसता था जब कुछ भी होने से। अच्छी फिल्म बनाई है। हाँ, वो डॉक्टर नहीं था। अरे वो जो सर्किट था, सर्किट नहीं, वो जो डॉक्टर था, वायरस 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 था। हाँ, 3 इडियट में वो जो मेडिकल कॉलेज का डीन था, वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको गुस्सा आता था, तो उसको गुस्सा नहीं करना है, तो गुस्सा आने से वो हंसने की प्रैक्टिस करता था। 3 इडियट में, 3 इडियट में ही था। आज बैठ के कोई नहीं बोलेगा, जिसको बोलना खड़ा होके बोलो। हाँ हाँ, मुन्ना भाई में था। अच्छा, मुन्ना भाई में था। अच्छा अच्छा, थोड़ा गड़बड़ हो जाता। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? कुछ भी गलती सामने वाले से हो जाए कोई बात नहीं, इससे सामने वाला उस समय आपके नंबर उसके दिल में बढ़ जाते हैं कि जब मेरे को आपकी सपोर्ट की जरूरत थी, आपने सपोर्ट दिया। सामने वाला वैसे गड्ढे में गिरा है, आपने 2 लात और मार दी, तो उस समय में आपने उसको सपोर्ट दिया, कोई बात, ये अच्छी बात। किसी के प्रति आपके मन में ईर्ष्या द्वेष आए, नेगेटिविटी आए, तो सबका भला हो, उसको तुरंत वहां पे रोकने की आवश्यकता है, नेगेटिव जाने की आवश्यकता नहीं। तो कुछ चीजें हैं जो व्यवहारिक जीवन में कैसे अपने आप को, जब तक समझदारी नहीं है तब तक अपने आप को कैसे संभाला जाए, तो कोई बात नहीं, सबका भला हो।
सबका भला होने से, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, तो उससे थोड़ा सा अपन रुक जाते हैं, है ना। हाँ जी। सर, कामकाज की दुनिया में इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जैसे ऑल इज़ वेल, ठीक है, अभी के लिए क्षणिक हमने गुस्सा नहीं किया, या उस फिर बैठ के हम संवाद करेंगे। हाँ, फिर बैठ के हम संवाद क्योंकि करेंगे। अगर कुछ जब गलत हो सामने रहा है वाला तो रिपेयर नहीं, करना जरूरी नहीं भी नहीं है। वो तो ठीक ही है। देखो, गलतियां सिस्टम में लंबे समय तक नहीं चल सकती, आपको परफॉर्म करना होता है। तो इसका मतलब है कि फिर हम सामने वाला जब उस गलती के, कोई भी गलती करना चाहता नहीं है, गलती से मुक्ति होना चाहता है, तो वो कब वो सुनने की स्थिति में है, तब बैठ के उसके डांटने की बजाय वो संवाद करने की स्थिति में आ जाए। देखो, ये सब बातें तब प्रैक्टिसेबल हैं जब जागृति का ग्राउंड हमारा सेट हो गया है, जब इवोल्यूशन की जर्नी हमारी शुरू हो गई है। जैसे एक ही दिल्ली में हमारे को ऐसे टीचर मिलते थे जिनकी ऊपर तक पहुंच है, जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना, अब वो यूनियन में नेता है। अब उसका तो खुला चैलेंज था, कोई हमसे काम करवा के दिखाए, खुला चैलेंज है उसका। और प्रिंसिपल भी उससे बचता है, उसको लगता है यार मेरे को स्कूल चलाना है, और तुम्हारे साथ झंझट मोल लेने का मतलब है मेरी सारी एनर्जी तुम ड्रेन कर दोगे। तू काम मत कर, तू खुश रह, पर मेरे को स्कूल चला लेने दे। ऐसे भी टीचर मिले, वो भी चेंज हो गए। कैसे हो गए? एक सूत्र उनके भीतर घुस गया, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मेरा महत्व क्या है, मेरी उपयोगिता क्या है, मेरी उपयोगिता ही मेरे खुश होने का आधार है। तो इसका मतलब है कि वो हर व्यक्ति के लिए। तो फिर जब हम उस तरह से सोचते हैं, फिर पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करने के ढंग से होगा। फिर मैनेजमेंट और टीचर्स सभी में एक लेवल का, एक समानता का भाव, एक लेवल का सपोर्ट का भाव, एक लेवल की ट्रांसपेरेंसी, फिर वो पूरा पैड ही बदलना पड़ता है। तो हम मनमानियों को चलवा लेंगे जागृति के नाम पे, ये नहीं होता है ना। मानवीयता के पैड पे जब सारी चीजों को ले आते हैं, तो वहां पे हर मानव अपने साथ बाय नेचर ईमानदार होता है, और वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो चर्चा से जो हो सकता है, वो और कोई तरीका उसका पावरफुल है नहीं। और मान लो, चलो आप मैनेजमेंट हो, आपने कुछ कह भी दिया, आपके सामने सर झुका के मान भी लिया, क्लासरूम में टीचर वही परफॉर्म करेगा जो उसकी खुशी के साथ जुड़ेगा। तो एक टीचर का खुश होना, बच्चों तक कोई कंटेंट पहुंचने के लिए उसके एक सीएम जो चाहे वो नहीं होगा, क्लासरूम में वही होगा जो टीचर चाहता है। तो मूल में एक ही चीज समझ में आई, जब आदमी खुश होता है तो बांटता है। तो एक टीचर का खुश होना बहुत जरूरी है। तो क्या किया जाए हमारे सिस्टम में कि हर व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है। अभी हम अहमदाबाद के पास में विसनगर है, डायमंड की कंपनी है, समर्थ डायमंड के नाम से। उनके 4,500 का स्टाफ है ना, 40 HOD हैं। 40 HOD ऑल्टरनेट डेज में 2 घंटे ऑफिस आवर्स में बैठ के अध्ययन करते हैं ऑल्टरनेट डेज में, और ये रेगुलर उनके यहाँ चलता है। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों को ये समझ में आ गया कि मेंटल हेल्थ अपने आप फिजिकल टारगेट्स को पूरा कर देती है। यदि मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, तो मेंटल हेल्थ पूरे सिस्टम की ठीक रखने के लिए हम फिर सिस्टम में उसको जगह देंगे, सिस्टम में उसकी तैयारी करेंगे। अभी कमल मंगल जी अहमदाबाद में हैं, उन्होंने अभी 40 टीचर अपॉइंट कर रहे हैं, उनको 10,000 पर मंथ का स्टाइपेंड देंगे, केवल उनको 6 महीने शिविर से गुजारेंगे। वो टीचर चाहे हमारे यहाँ आए या किसी और के यहाँ जाए, किसी और के यहाँ जाएगा तो वहाँ भी अच्छा करेगा, हमारे यहाँ आएगा तो वो भी अच्छा करेगा। तो लोगों ने इस तरह से अपना पैसा भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ आएगा तो हमारे यहाँ भी अच्छा करेगा, नहीं तो समाज में कहीं जाएगा अच्छा करेगा, ये हमारा समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो लोगों ने कई तरीके से सोचना शुरू कर दिया है जी। हाँ जी, तो जी माइक लीजिए। दूसरा टोटका एक बार फिर से बताएं। दूसरा टोटका मतलब ये हो गया, जैसे किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, मान लो आपको ऐसा लगता है, और उसके प्रति आपके मन में नेगेटिविटी आती है,
किसी दूसरे के लिए नेगेटिविटी आपके मन में आती है, उसको तो पता नहीं है जिसके प्रति आप आ रही है, लेकिन आप तो अपने आप को फ्राई करना शुरू कर देते हो। तो इससे अपना ही नुकसान है, दूसरे का तो क्या होगा बाद की बात है। तो मेरे मन में किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं हो, और बाय द वे ये किसी कारण से ट्रिगर हो गया है, तो सबका भला हो। सबका भला हो, जैसे आप सोचते हो वैसे उसमें आप भी शामिल हो जाते हो। तो मेरा भी भला हो, सामने वाले का भी भला हो। नेगेटिविटी में जाने से कुछ नहीं होगा। नेगेटिव थॉट प्रोसेस से फाइनली आपका ही नुकसान ज़्यादा है, सामने वाले का तो क्या होगा अभी पता नहीं। तो मैं खुद अपना नुकसान करूं ये उचित नहीं है। तो मेरा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव बना रहे, सकारात्मक बना रहे, इसके लिए सबका भला हो, ऐसा बोला है। नहीं, आप ऐसे इतने उल्टे सीधे काम करते हो, आपका अहंकार टूटता रहेगा। ज्यादा गुंजाइश नहीं करेंगे आप, नहीं होएगा, क्योंकि आप करना चाहोगे और कई बार आपसे होगा ही नहीं है, और आपको खुद पे खराब लगेगा, यार मैं इतना सा भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या क्या निष्कर्ष निकल गए? एक तो ये कि कुछ स्वीकृतियां, कुछ अस्वीकृतियां ऐसी हैं जो मैनेजेबल हैं, जिसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप रीसेट कर देते हो तो आप आराम में आ जाते हो। कुछ अस्वीकृतियां ऐसी हैं, मान लो बीवी बोले कि मैं तुमको हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, मैं कहूँ बाय, तो ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, है ना। तो फिर उसको वहाँ देखना ही पड़ेगा क्या करना होगा। तो जो अव्यवस्था वाली, ज़्यादा अव्यवस्था वाली स्थितियाँ हैं उनको हैंडल करने की ज़रूरत ही है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम भी रीसेट कर सकते हैं। हम रीसेट करते हैं तो सामने वाला भी थोड़ा सा कंसिडर करता ही है, रीसेट करता ही। चलिए, तो देखिए क्या ध्यान में आ गया? इससे ये ध्यान में आ गया कि अभी तक हमारे सुख दुख की सारी परिभाषा कैसी है? शरीरगत है। हमारे सुख दुख की सारी परिभाषा शरीरगत है। एक तो ये समझ में आ गया। एक आपने और सुना होगा, वो पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी काया सुख है कि सुविधा है? साधन है वो, है ना। दूजा सुख घर में माया। अब माया सुख है कि साधन है? तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अब पुत्र आज्ञाकारी हो जाए, आपका पुत्र आज्ञाकारी हो जाए तो वो जिंदा रहेगा कि जिएगा? तो आपकी माने कि नहीं माने, आज्ञाकारी हो कि नहीं हो, उसका आज्ञाकारी नहीं होना ही ठीक है। ये समझ में आ गया। चौथा कुलवंती नारी। कुलवंती नारी होगी तो क्या करेगी? इतना ही करेगी कि आपको तंग नहीं करेगी, पर आप तो तंग होने के लिए अपने आप में समर्थ हो, है ना। आपके भीतर जो भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता, उसका क्या करोगे? तो हमारे चारों में से कोई भी सुख नहीं है। कुलवंत पुरुष तो होता नहीं है, क्योंकि लिखा पुरुष नहीं है ना, इसलिए कुलवंती नारी होती है, और प्रॉब्लम सारा पुरुष के कारण है। चलो, तो यहां से हमने देखा कि किस तरह से हमारा बहुत सारा सुख उस अर्थ में नहीं है। तो सही अर्थ में जिसको हम सुख कह रहे हैं, तो उस पर हमारी क्लैरिटी बनी। तो सुख क्या तो सुख क्या है? व्यवस्था को समझना, जीना और दूसरे के समझने के लिए सहयोगी होना, इसी का नाम समाधान है। बस एक ही चीज पकड़ के रखो, समाधान बराबर सुख, और प्रकृति में जो नियम है उसको समझना ही समाधान है। इसलिए नियम का विरोध ही दुख है, नियम के साथ होना ही सुख है।
अब थोड़ा सा यहाँ व्यवस्था को समझने की ओर चलते हैं कि व्यवस्था किसको बोल रहे हैं। व्यवस्था किसको बोल रहे हैं? तो जहाँ तक मानव है वहाँ तो सारी अव्यवस्था ही दिखाई देती है। मानव है, मानव किसी परिवार में जन्म लेता है, धरती के सारे परिवार ठीक से जिए इसके लिए हम उसको समाज बोलते हैं। समाज ठीक से चले उसके लिए हमने कुछ मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं। मानवकृत व्यवस्थाएं जैसे हमने एजुकेशन सिस्टम बनाया, न्यायालय बनाया, हेल्थ सिस्टम बनाया, और क्या, संविधान बनाया, राज्य बनाया, बाजार बनाया, धर्म बनाया। ये सब मानवकृत व्यवस्थाएं हैं। आप लोग चलें आगे। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है परिवार को लगता है ये बिगड़ रहा है, और बच्चे को लगता है कि माँ बाप मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं। परिवार को लगता है समाज का अध्यक्ष ठीक नहीं है, समाज को लगता है कि परिवार जिम्मेदार नहीं है, समाज को लगता है कि मानव जिम्मेदार नहीं है। मानव से पूछो तो बोलता है समाज ने मेरे लिए किया ही क्या है। इस तरह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मानवकृत व्यवस्थाओं के प्रति मानव का विश्वास बढ़ता है कि घटता है, व्यवस्थाओं का मानव के प्रति बढ़ता है कि घटता है। तो इस तरफ से देखें तो चारों तरफ से क्वेश्चन मार्क है, और ये सारा क्वेश्चन मार्क का एक ही मतलब है, FW। तो मानव की तो ऐसी हालत है, उसको देख के हम कहीं से भी व्यवस्था का दर्शन नहीं कर सकते। हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने के लिए हम व्यवस्था को समझना चाहते हैं। मानव के पास गए तो उसका तो सारा सिस्टम चरमराया हुआ है, उसका व्यक्ति से लेके, परिवार से लेके, समाज से लेके सारी व्यवस्थाएं सब गिला शिकवा शिकायत से भरी हुई हैं। तो नेचर की ओर चलते हैं जहाँ कम से कम हमको कुछ व्यवस्था का दर्शन हो। तो नेचर की तरफ गए तो पता चला कि नेचर में पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था मतलब पेड़ पौधे हैं, जीव अवस्था मतलब पशु पक्षी हैं, और फिर ज्ञान अवस्था मतलब मानव है। नेचर में दिखाई दिया कि जैसे भी मिट्टी होती है वो वैसे पौधों को सपोर्ट करती है, पेड़ पौधे बड़े होते हैं और वापस पेड़ पौधे मरते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। उसी पेड़ पौधे को पशु भी खाता है, उसी पेड़ पौधे को, अनाज को मानव भी खाता है, और वापस मलमूत्र के रूप में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ती है। सारे पशु पक्षी जमीन पे पलते हैं, और इस प्रकार पशु पक्षी भी पेड़ पौधे के लिए उपयोगी हैं, और मानव के जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो पेड़ पौधों से, पदार्थ से, पशु पक्षी से जो कुछ आवश्यकता है वो मानव को मिलता ही है, इसलिए मानव जिंदा है। मानव ने जैसा पदार्थ के साथ में जिया, मानव ने जैसा पदार्थ के साथ में जिया, मानव ने जैसा पेड़ पौधे के साथ में जिया, मानव ने जैसा पशु पक्षी के साथ में जिया, इसका एक नाम GW है।
तो संसार में दो ही प्रॉब्लम है, GW और FW। GW मतलब ग्लोबल वार्मिंग, FW मतलब फैमिली वार्मिंग है, दोनों वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से धरती का जो मैग्नेटिज्म है वो लूज हो जाएगा और उससे धरती ठोस जैसी अभी है वैसी नहीं रहेगी। परिवार में भी एक प्यार का मैग्नेटिज्म आपस में बना रहता है। परिवार में गर्मी होती है तो ये प्यार रूपी मैग्नेटिज्म लूज होता है और परिवार बिखर जाता है। प्रॉब्लम दोनों की सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव के लिए जो कुछ भी उपयोगी है वो हमको धरती से मिला है, पेड़ पौधे से मिला है, इसलिए हम जिंदा हैं। लेकिन मानव ने जो धरती के साथ किया और मानव ने जो मानव के साथ किया, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग बढ़ रही कि घट रही? बढ़ रही। तो क्या आया तुम लोगों को? ना आदमी के साथ जीना आया, ना नेचर के साथ जीना आया है। गड़बड़ है कि नहीं है? और मानते हो अपने आप को 30 मार खा। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, ना हमको मानव के साथ जीना आया, ना हमको नेचर के साथ जीना आया। दोनों ही जगह प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो ये अब समझने की बात है कि एजुकेशन में हमने क्या ऐसा गड़बड़ कर दिया। ना तो शादी करने का कॉन्फिडेंस बचा है ना परिवार के साथ जीने का कॉन्फिडेंस बचा है ना। अपने लिए 4 पैसे कमा लेंगे ये कॉन्फिडेंस जरूर आया, लेकिन उसके साथ नेचर में कितना गड़बड़ हो रहा है वो एक अपनी तरह की बात है। जितनी सुविधा, जितना कुछ हम चारों तरफ अपने लिए सोच रहे हैं, बस मेरा करियर का मतलब मेरे को क्या मिलेगा, हर बार मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। तो इस सारे को देखते हैं तो ये सारा गड़बड़ हमको दिखाई देता है। क्या करें? हम क्या करना चाह रहे हैं? सुखी होने का मतलब है समाधान, समाधान होने का मतलब है व्यवस्था को समझना। तो हम नेचर में व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं कि यदि नेचर अपने आप में इतना व्यवस्थित है तो व्यवस्थित कैसे है। तो नेचर में व्यवस्था को समझने गए तो पता चला कि पदार्थ अपने आप में एक निश्चित आचरण के साथ है। पदार्थ अपने आप में एक निश्चित आचरण के साथ है। मानव पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है कि लोहे पे? लोहे पे। तो मानव की हालत लोहे से भी खराब है। तो लोहे के आचरण की निश्चितता है। हम इस छत के नीचे आराम से बैठे हैं, ये किसका आचरण है? ये लोहे का आचरण है, क्योंकि लोहा की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो इतने सारे सीमेंट को, गिट्टी को, सबको पकड़ के रखे हुए है और इस छत के नीचे हम आराम से बैठ सकते हैं। तो पदार्थ के आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? तो पदार्थ के आचरण की निश्चितता का आधार है एटम और एटम का कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है उसी को मास कहा, इसी को मात्रा कहा। तो पदार्थ का आचरण मात्रा विधि से निश्चित है। लोहे का कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ है, यदि चांद पे लोहा मिलेगा तो कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा कि बदल जाएगा? है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ का आचरण मात्रा विधि से निश्चित है। पेड़ पौधे का आचरण, आम आम है, नीम नीम है, तो पेड़ पौधे का आचरण कैसे निश्चित है? तो पेड़ पौधे का आचरण बीज विधि से निश्चित है। जैसा बीज वैसा फल, वही बीज वही फल वही गुण। तो बीज विधि से पेड़ पौधे के आचरण की निश्चितता है। पशु का आचरण कैसे निश्चित है? शेर का बच्चा शेर ही होता है, गाय का बच्चा गाय ही होता है, गाय का ही आचरण होता है, शेर का ही आचरण होता है। तो पशु पक्षी का आचरण वंश विधि से निश्चित है।
और मानव के आचरण का क्या करें? देखिए, ये भी एक अच्छी बात है कि मानव के अलावा जितने भी एकक हैं, एंटिटीज हैं, उनके आकार को देख के हम उनके आचरण को पहचान लेते हैं। शेर को देख के, गाय को देख के, नीम को देख के, आम को देख के कि इसका आचरण कैसा होगा। मानव को देख के क्या पहचान लेते हैं? आकार को देख के क्या पहचान लेते हैं? मानव है ये तो पहचान ही लेते हैं, भैंस नहीं है, गाय नहीं है। तो मानव को देखकर, आकार को देखकर हम ये तो पहचान लेते हैं मानव है, लेकिन आचरण किसका होगा? शेर का भी हो सकता है, बिच्छू का भी हो सकता है, हाथी का भी हो सकता है, तो आचरण किसी का भी हो सकता है। तो मानव को देखकर, उसके आकार को देखकर हम मानव है ये तो पहचान लेते हैं। मानव से मानव का ही शरीर पैदा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और सभी शरीर एक जैसे हैं समझने के अर्थ में, तो इस सेंस में कहेंगे तो मानव में भी शरीर तो निश्चित है। इसलिए मानव में दो चीजें हैं, मानव में दो चीजें हैं। मानव में एक चीज शरीर है और एक चीज मैं है, दो चीजें हैं। शरीर की बात करेंगे तो शरीर वंश विधि से है, शरीर का आचरण वंश विधि से निश्चित है। मानव का बच्चा मानवी होगा, मानव के उसका शरीर मानव के जैसा ही होगा। इसलिए माँ बाप का रंग रूप रोग बच्चों में आता है। शक्ल देख के पहचान लेते हैं, अच्छा ये उसका लड़का है, उसकी लड़की है ना। और जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बात करते हैं, माँ पे गया है कि बाप पे गया है, इस तरह की बातें होती रहती। लेकिन आचरण कैसा होगा? आचरण को नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह भी समझ में आया कि आचरण जेनेटिक्स नहीं है। यदि जेनेटिक्स होती तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट का होता, संत का बेटा डाकू और डाकू का बेटा संत हो ही सकता है, इतिहास गवाह है। तो इससे ये समझ में आया ये मैं नाम की चीज वंश विधि से नियंत्रित नहीं है, मैं नाम की चीज संस्कार विधि से नियंत्रित है। संस्कार का मतलब क्या है? जैसा मानता है, जैसा मानता है, जैसा मानना है वैसा जीना है। इसलिए संस्कार की परिभाषा है जीने के अर्थ में स्वीकृतियां संस्कार है। जीने के अर्थ में स्वीकृतियां संस्कार है। ये मानना बदल जाता है तो उसका जीना बदल जाता है। आप 7 दिन के लिए यहां शिविर में आए हैं, आपके अधिकांश लोगों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन अधिकांश लोगों में कोई ना कोई परिवर्तन ऐसा आएगा जो शिविर के बाद भी बना ही रहेगा। चाहे विचारों में आए चाहे आचरण में आए, कुछ ना कुछ ऐसा बदल जाएगा। इसका मतलब क्या बदल जा रहा है? ब्रेन बदल जा रहा है कि मेरी मान्यताएं बदल जा रही हैं? मेरी मान्यताएं बदल जा रही हैं। सेल तो वही है, मेरी मान्यताओं में कुछ बदलाव हुआ है। तो यहां से ये समझ में आया कि शरीर जेनेटिक्स है, मैं जेनेटिक्स नहीं हूं। आगे चल के समझेंगे, थोड़ा ये भी समझेंगे, हम माँ बाप हैं अपने बच्चों के, तो क्या चीज के माँ बाप हैं? हम माँ बाप हैं अपने बच्चों के तो शरीर के माँ बाप हैं कि मैं के माँ बाप हैं? शरीर के माँ बाप हैं। इसलिए शरीर का रंग रूप रोग भी बच्चों से मैच करता है। मैं तो कुछ भी हो सकता है। मैं का स्तर अपने माँ बाप की तुलना में ऊंचा हो सकता है कि नहीं? माँ बाप बहुत सामान्य संस्कार के हो सकते हैं, बच्चा महापुरुष हो सकता है। ऐसा होता हुआ देखा जाता है।
इससे ये ध्यान में आया ये मैं की कुछ अलग जर्नी है, तो ये मैं माँ बाप से गर्भ में पैदा नहीं हुआ है, मैं अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी है, उसको धीरे से आज समझने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन ये पता चल गया कि मानव संस्कार विधि से नियंत्रित होता है, तो पदार्थ का आचरण मात्रा विधि से, पेड़ पौधे का आचरण बीज विधि से, पशु पक्षी का आचरण वंश विधि से, मानव का शरीर वंश विधि से। क्या बोलते आए अभी तक, क्यों शादी करना है? वंश बढ़ाना है। इससे क्या समझ में आया? अब तक अपने आप को क्या मान के जिए? शरीर मान के ही जिए हैं। हमारे लिए मानव स्त्री या पुरुष होता है, इससे अधिक हमको मानव की कोई समझ नहीं है। यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारी सारी समस्याओं का कारण है। तो यहाँ से हमारे ध्यान में आ गया। तो यहाँ से हमारे को ये भी ध्यान में आया कि व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, अस्तित्व में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो देखिए ये ध्यान में आया कि ये प्रकृति स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप है, स्वयं में व्यवस्था है। व्यवस्था है मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ हार्मनी में है। सामंजस्य, सामंजस्य के लिए क्या शब्द यूज होता है मराठी में? है संतुलन, समन्वय, समन्वय। सामंजस्य में है, समन्वय में है। कैसे है? तो ये समझ में आया कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था, ऑर्डर एज ए होल, में भागीदार है। ये बढ़िया समझने लायक है और इससे हमारी काफ़ी क्लैरिटी बनेगी। हाँ जी, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हाँ बढ़िया। पार्टी हो गई एक। सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ सामंजस्य में हैं। हाँ जी, चलें आगे चलें। इकाई मतलब एकक, एकक, यूनिट्स। हिंदी में इकाई बोलते हैं, मराठी में एकक बोलते हैं, गुजराती में एकम बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। मेरे साथ साथ नहीं लिखते हो, बाद में इतनी देर तक लिखते हो। मैं बोल तो रहा होता हूँ। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ। चलो
चलें? चलिए, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे इसका एग्जाम्पल बताइए, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदार है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पूरे ब्रह्मांड में हर एकक अपने आप में व्यवस्था है और वो बड़ी व्यवस्था में उसका कोई रोल है, उसकी कोई भागीदारी है। पूरी सृष्टि को देखो और हर एक यूनिट्स को देखो, सब ऐसे ही हैं कि नहीं है? हैं? जैसे माइक पीछे, सभी प्रकृति, नदी, जंगल, समुंदर, जो भी हम बोलेंगे ये। देखो अपने हॉल से ही शुरू करते हैं। पंखा स्वयं में व्यवस्था है तो व्यवस्था में भागीदार है। पंखा यदि अपने आप में व्यवस्थित नहीं है तो हवा नहीं देगा। माइक यदि अपने आप में व्यवस्थित है तो व्यवस्था में भागीदार है। यदि माइक का अपना सिस्टम गड़बड़ है तो ये इससे आवाज नहीं जाएगी, व्यवस्था में भागीदारी नहीं होगी। कुर्सी यदि अपने आप में व्यवस्थित नहीं है तो ये व्यवस्था में भागीदारी नहीं है, तो कुर्सी को यूज नहीं, एक टांग टूटी हुई है तो यूज नहीं किया जा सकता है। अब कुछ भी ले लो, लाइट अपने आप में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। ये पूरा एलईडी सिस्टम अपने आप में व्यवस्था है, इसलिए बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। ये सारे लोग अपने आप में व्यवस्थित हैं। ये सारे लोग अपने आप में व्यवस्थित होते तो हमारा घर व्यवस्थित चलता। तो जब मानव की बात करते हैं बस यहीं गड़बड़ होता है, बाकी सारा ठीक रहता है। तो पंखा ठीक है, माइक ठीक है, एलईडी ठीक है, पेन भी ठीक है, बोर्ड भी ठीक है ना? एकमात्र इकाई कौन है पूरी सृष्टि में जो अव्यवस्थित है और अव्यवस्था में योगदान करती है? मानव। हाँ जी, माइक, हाथ उठाइए। आज के सेमिनार के परिप्रेक्ष्य में अभी सब लोग क्योंकि व्यवस्थित बैठे हैं, तो ये लोग अभी के इस क्षण के लिए ये लोग भी व्यवस्था के भागीदार हैं। क्या बात है, इज्जत बचाई ली। नहीं यार, परफेक्टली राइट। तो इस सेमिनार को देखेंगे तो हम सभी लोग अपने अपने में व्यवस्थित हैं, इसलिए सेमिनार ठीक चल रहा है। तो ये हम सब अपने आप में किसी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, है ना? क्या हुआ? किसको पसीना आ रहा है? तो तुम किसी एसी के नीचे बैठो। किसी एसी के नीचे जगह ढूंढो। हाँ, ये एसी। कोई नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, वो फैन चल रहा है, वहां बैठिए, वहां बैठिए। अपने आप में व्यवस्था है, इसलिए सोलर सिस्टम के साथ में अपनी भागीदारी। देखिए धरती को कैसे पता चला होगा कि वो 23 डिग्री पे अपने एक्सिस पे टिल्ट रहेगी, तो इस धरती पे ऋतु परिवर्तन होंगे। ये धरती सूरज के चारों तरफ अंडाकार गति से चक्कर लगाएगी, तो इस धरती पे ऋतु परिवर्तन होंगे, तो इस धरती पे मानव पलेगा। यदि पूरे सामंजस्य को देखते हैं तो इस हाई लेवल का कैसे इस नेचर को पता चला होगा कि ये फ्रूट भी खाएगा, ये दलहन तिलहन और औषधीय पौधे। ऐसा कहा जाता है
कि जिस एरिया में, आयुर्वेद वाले इसको बेहतर एक्नॉलेज करेंगे, कि जिस एरिया में जो रोग होता है उससे उसकी 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 दवाई भी वहां उसी एरिया में पैदा होती है, ऐसा कहा जाता है। कैसे पता चलता है नेचर में ये सब? तो कितना सूक्ष्म तंत्र है, कितना सूक्ष्म तंत्र है। प्रकृति हमारी आवश्यकता को पहचानती है और हम मानव एक दूसरे की आवश्यकता को नहीं पहचानते। तो प्रकृति में जो मैकेनिज्म है वो तो बढ़िया काम कर रहा है, हमारा मैकेनिज्म बढ़िया काम नहीं कर रहा है। हम अधूरे हैं, हम भी पूर्ण होना चाहते हैं, इस अर्थ में हम काम कर ही रहे हैं। इसलिए कहा कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है। देखो, आचरण शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग है, अब आचरण पकड़ में आएगा। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और वो समग्र व्यवस्था में जो उसका एक्सप्रेशन है वो उसका आचरण है। तो आचरण क्या है? हर इकाई निश्चित आचरण के साथ है। हर इकाई निश्चित आचरण के साथ है। निश्चित आचरण क्या है? इकाई का व्यवस्था में भागीदारी, इकाई का व्यवस्था में भागीदारी ही उसका आचरण है। तो एक व्यक्ति का आचरण परिवार में क्या होगा? परिवार व्यवस्था में उसकी भागीदारी। एक टीचर का आचरण क्या होगा? विद्यालय व्यवस्था में उसकी भागीदारी। हम सब परिवारों का आचरण क्या होगा? समाज व्यवस्था में परिवार की भागीदारी, है ना। विश्व में हमारा आचरण क्या होगा? तो हमारे देश की विश्व व्यवस्था में भागीदारी। किडनी का आचरण क्या है? शरीर की व्यवस्था में किडनी की भागीदारी। दिल का आचरण क्या है? शरीर की व्यवस्था में दिल की भागीदारी। तो इसका मतलब है अपने से बड़ी फैन का आचरण क्या है? इस पूरे वातावरण को ठंडा रखने में फैन की भागीदारी। स्पीकर का आचरण क्या है? हमारे कान में आवाज ठीक पड़ती रहे, जोर से भी ना पड़े और धीरे भी ना पड़े, ये स्पीकर की भागीदारी। तो हर इकाई का आचरण व्यवस्था में उसकी भागीदारी का स्वरूप है। कितने लोगों तक ये बात पहुंच गई? ठीक है। तो आचरण का मतलब ये नहीं है इसका बाप भी बैंगन खाता था, ये भी बैंगन खाता है। हाँ, आचरण का मतलब ये नहीं है। ऐसी बहुत सारा हम जोड़ते रहते हैं। तो हर इकाई निश्चित आचरण के साथ है। ये भी पता चला कि हर इकाई का आचरण, हर इकाई अपने आचरण में स्वनियंत्रित है, स्वानुशासित है। पूरी नेचर को देखें तो पूरी नेचर में व्यवस्था बॉटम अप है। नीचे से ऊपर है। पार्टिकल मिलके एटम, एटम मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके आगे नीचे से ऊपर है। बढ़िया। इससे क्या ध्यान आ गया? हाँ जी, थोड़ा बड़ा करके दिखाओ ना, कहाँ हो? अरे सब कोई लिखते हैं, जो मैं लिखता हूं उसको बड़ा करके दिखा दिया करो। हाँ जी, हो गया। चले। तो प्रकृति स्वयं में व्यवस्था है, सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ सामंजस्य में है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। हर इकाई अपने निश्चित आचरण के साथ है, इसलिए उसका आचरण स्वनियंत्रित है, स्वानुशासित है और पूरी व्यवस्था का स्वरूप नीचे से ऊपर है, बॉटम अप है ना। इंटरडिपेंडेंस है ना। ये सारी बातें आ गई।
ये हमने प्रकृति में व्यवस्था के स्वरूप को देखा। चलें आगे? नहीं है? 5th और 6th, हर इकाई अपने आचरण में स्वनियंत्रित है। जैसे किडनी का आचरण अपने आप में, किडनी को कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर व्यवस्था के अंतर्गत किडनी अपने आप में एक व्यवस्था है। किडनी को निकाल के दूसरी किडनी वहां पे लगा देते हैं और वो किडनी भी काम करती है। इसका मतलब है कि किडनी का तंत्र अपने आप में कंप्लीट तंत्र है। तो किडनी अपने आप में स्वनियंत्रित है, स्वनियंत्रित है, स्वानुशासित है, कोई दूसरा उसको अनुशासित नहीं कर रहा है। तो पूरी सृष्टि में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? हर इकाई स्वनियंत्रित है, स्वानुशासित है, स्वयं में व्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था में भागीदार है। मानव कैसा है? स्वनियंत्रित है, स्वानुशासित है, बस इतनी ही प्रॉब्लम है। मानव स्वनियंत्रित नहीं है, स्वानुशासित नहीं है, इसलिए हमारी व्यवस्था कैसी है? हम नाम देते हैं शासन व्यवस्था। शासन का मतलब स्वनियंत्रण है कि परनियंत्रण है? शासन का मतलब परनियंत्रण है। कभी हम आदमी को भय से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कभी लालच से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कभी आस्था से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हमारा धर्म भी शासन है, वहाँ एक व्यक्ति सबको नियंत्रित करेगा। हमारा व्यापार भी शासन है, एक व्यक्ति सबको नियंत्रित करेगा। हमारा विद्यालय भी शासन है, हमारा घर भी शासन है ना? इसलिए सब जगह व्यवस्था ध्वस्त है। इसलिए कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्रकृति में जो व्यवस्था का स्वरूप है और हमारी जो व्यवस्था का स्वरूप है वो प्रकृति के साथ में अलाइंड है या उसके विरोध में है। प्रकृति में व्यवस्था का मतलब स्वनियंत्रण है, हमारी व्यवस्था का मतलब शासन है। घर में पिताजी सब पे शासन करेंगे। घर में लड़ाई किस बात की है? पिताजी का शासन मम्मी जी को स्वीकार नहीं है और मम्मी का शासन पिताजी को स्वीकार नहीं है। सास का शासन बहू को स्वीकार नहीं है, बहू का सास को स्वीकार नहीं है, बच्चों का माँ बाप को स्वीकार नहीं है, माँ बाप का बच्चों को स्वीकार नहीं है, प्रिंसिपल का टीचर को स्वीकार नहीं है, टीचर को। और गई भैंस पानी में है। जनता को सरकार का स्वीकार नहीं है। और मेरे को खुद का ही स्वीकार नहीं है। मेरा एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है, कुल मिला के दिल तो पागल है। इतना झंझट है, उसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा है? झंझट कम नहीं है जान को, फिर भी खुश रहते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका भला हो। बॉटम अप का मतलब है कि प्रकृति में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? पार्टिकल्स मिलके एटम फॉर्म कर रहे हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, मॉलिक्यूल मिलके सेल फॉर्म कर रहे हैं, सेल मिलके टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन मिलके ये धरती फॉर्म कर रहे हैं, धरती और ये सारा सौरमंडल मिलके गैलेक्सी फॉर्म कर रहे हैं, गैलेक्सीज मिलके मिल्की वेज और कुछ आगे कर रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था का बिल्डिंग ब्लॉक देखें कैसा है, नीचे से ऊपर है। हमारी व्यवस्था कैसी है? ऊपर बैठ के एक जन सबको नियंत्रित करेगा। प्रेरणा देना अलग बात है, नियंत्रित करना अलग बात है। विकसित अविकसित को प्रेरणा देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियंत्रण तो स्वीकार नहीं है, ये झंझट है ही है। तो सूत्र है, जो स्व अनुशासित नहीं है उन पे शासन किया जाना एक आवश्यकता है। जो स्व अनुशासित नहीं है उन पे शासन किया जाना एक आवश्यकता है। जो स्व अनुशासित है उस पे कोई शासन कर सके ये संभव ही नहीं। स्वानुशासित व्यक्ति पे शासन किया जा सके ये संभव नहीं है,
लेकिन जो स्वानुशासित नहीं है उन पे शासन किया जाना एक आवश्यकता आज की स्थिति में बनती है, नहीं तो क्योस हो जाएगा। सभी मनमानी करेंगे तो क्या हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम यह है कि हम स्वानुशासित हैं कि नहीं हैं? जोर से बोलो, नहीं है। और सारे घर में, एक घर में सारे कोई मनमानी करेंगे तो क्या होगा? घर कहाँ जाएगा? घर बर्बाद। इसलिए किसी को नियंत्रण करना पड़ता है। तो कभी पति को लगता है कि मैं ठीक हूं तो मैं सब पे नियंत्रित, कभी पत्नी को लगता है कि मैं ठीक हूं तो उस समय वो नियंत्रित कर रहा है। बच्चों को लग रहा है नहीं हम ठीक हैं तो वो अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ही समय में दो लोग को ठीक लगने लगता है तो लड़ाई हो जाती है। एक ही समय में एक को ठीक लगे और बाकी उसको स्वीकार लें तो काम चल जाता है। तो इसी का मतलब यहीं से सारी अव्यवस्था है। तो यहाँ से एक क्लैरिटी बनी कि मानव में स्वनियंत्रण से काम चलेगा कि पर नियंत्रण से काम चलेगा। तो शिक्षा स्वनियंत्रण देने वाली हो कि पर नियंत्रण वाली हो? अभी शिक्षा स्वनियंत्रण वाली है कि पर नियंत्रण वाली है? तो दुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जाओ इस दुख के साथ चाय पी लो।